हेलो एवरीवन। आज है 13 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि 2024 में जो डूरंड कप होने जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका 133 एडिशन होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के वॉशिंगटन में। अभी हाल ही में जो तमिल लेखिका है शिवशंकरी, इन्हें राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में पांचवा परमानेंट मेंबर कंट्री बना है बांग्लादेश। सारस पक्षी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसकी संख्या बढ़कर के 19,918 हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित, ये भी हाल ही में बंगाल में वीसी की नियुक्ति समिति के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये 41 ईयर्स के बाद, यानी कि 41 साल के बाद यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री है। ओवरऑल यदि हम कहें तो जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले ये तीसरे प्रधानमंत्री देश के। लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कि ओम प्रकाश बिरला, ये अभी हाल ही में रशिया में आयोजित होने वाले 10वें क्रम के ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है विकलांग छात्रों के लिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो डिसेबल्स हैं, इनके लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है। तो पूर्वी भारत का ये जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की जो कैपिटल है ना, रांची, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। यहाँ के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है चंपई सोरेन। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि चंपई सोरेन अभी तक ना झारखंड के थे मुख्यमंत्री, लेकिन अब वापस से हेमंत सोरेन ये बने हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। तो शिक्षा मंत्री ये चंपई सोरेन है। इन्होंने शिक्षा के बुनियादी ढांचों में सुधार के निर्देश भी दिए हैं और जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय की प्रगति की भी समीक्षा करी है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें कि पूरा सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम की फीस कवर की जाएगी और मेधावी अनाथ, साथ ही जो विकलांग छात्र हैं, इन्हें फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। बात की जाए यदि झारखंड की, कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार बने हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है और बेतला यहाँ का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यहीं पर है, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसी साल किया था। कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के माध्यम से झारखंड का जो जामताड़ा है ना, यहाँ पर कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो मार्च के महीने में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब असम के दौरे पर थे, तब इन्होंने में लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है, 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जिसे आप कह सकते हैं वीरता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ वेलर, इसका उद्घाटन किया था। सिक्किम ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का तो पहला राज्य है ही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी तक यहाँ केवल सड़कों की व्यवस्था थी और जो लोग हैं ये एयरलाइन का इस्तेमाल किया करते थे। इसका जो पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो स्टेशन, जिसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी साल रखी। मतलब आप कह सकते हैं सिक्किम का ये पहला रेलवे स्टेशन है। और यदि आप मणिपुर से रिलेट करेंगे तो जो मणिपुर है, यहाँ भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अब देखिए, विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि देश का पहला जो वाटर यूनिवर्सिटी है, ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? हमीरपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है हाल ही में आम उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम में, अवध जिसे आप अयोध्या भी कह सकते हैं, इस आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें कि 15 टन आम ये जापान भेजे गए हैं। इस फेस्टिवल में आम की 700 से अधिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें कि वैश्विक बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए जो भी उत्पादक हैं और निर्यातक हैं, इनके बीच चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है जापान और मलेशिया जैसी कंट्री को 40 टन आम का एक्सपोर्ट करना, जिसमें कि कुछ किस्में शामिल है दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी किस्में। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है,
नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य की पशु बारहसिंगा है, पक्षी है सारस, जिसका कल हमने डिस्कशन किया था। लोकसभा सीटें भारत में सबसे अधिक आती हैं उत्तर प्रदेश से, कुल 80। राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। अब उत्तर प्रदेश के 5 नए करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं और बाकी फिर जो प्रीवियस मैंने पढ़ाए थे वो लास्ट में ऐड कर दिए हैं। जैसे कि कल हमने देखा था कि यहाँ का जो राजकीय पक्षी है सारस, इसकी आबादी बढ़ी है, बढ़ करके 19,918 हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं मनोज कुमार सिंह। और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी ये अयोध्या में बनने जा रहा है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि भारत का पहला सोलर सिटी, तो ये सांची है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश में बनेगी। वाराणसी से ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम है सर्ववेद, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी साल किया था। और उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में लखनऊ और हरदोई में मित्र पार्क की शुरुआत की जानी है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 53वां टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में है। अभी हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली, ये भी उत्तर प्रदेश का है। 24 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लेकर के आया गया था। साथ ही बंदरों के लिए समर्पित ये जो बंदर वन है लखनऊ में बनाया जा रहा है, वही लखनऊ जहां पर देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी। अब यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो कुछ फेस्टिवल से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इसी साल मध्य प्रदेश में खजुराहो फेस्टिवल का 50वां एडिशन मनाया गया। गुजरात में विश्व प्रसिद्ध गरबा महोत्सव आप रिलेट कर सकते हैं, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र से रिलेट करेंगे तो गीता महोत्सव का आयोजन यहीं पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती गंतव्य बनकर के कौन सा देश उभरा है? तो ये भी हाल ही में बन गया है वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशंस की हालिया रिपोर्ट जो जारी की गई, इसने पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी में अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की जो लिस्ट जारी की, इसमें लगातार तीसरे वर्ष वियतनाम टॉप पर है। इसके बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस, भारत, मैक्सिको, थाईलैंड, ब्राजील और चाइना, ये टॉप 10 कंट्रीज के नाम मैंने मेंशन किए हैं। इस टॉप 10 में 6 ऐसे देश हैं जो कि एशिया में है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना अप्रवासी, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अप्रवासी आप उन लोगों को कह सकते हैं जो कि रोजगार के पर्पज से या फिर अपने बिजनेस व्यापार के पर्पज से या किसी अन्य पर्पज से भी कह सकते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ देते हैं और विश्व के दूसरे भागों में निवास करते हैं। वियतनाम की कैपिटल हो जाएगी हनोई, करेंसी हो जाएगी वियतनामी डोंग। विम्बेक्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित की जाती है। यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर ये बताया था हांगकांग को। ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वियना, ये दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है। और सिंगापुर से आप ये रिलेट कर सकते हैं, इस साल का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें भारत को 38 प्लेस पर रखा गया था और इसमें टॉप पर जो कंट्री थी सिंगापुर ही हो जाएगी। वही सिंगापुर है जो कि 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश भी है। सवाल नंबर 4 है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का जो दूसरा सम्मेलन है ये कहाँ शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में की गई है और इसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अभी 2 दिन पहले यानी कि 11 जुलाई से इसकी शुरुआत की गई है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि मेंबर कंट्री याद रखने की ट्रिक है। बिम्स्टेक में देखेंगे तो कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बिम्स्टेक में कुल 7 मेंबर कंट्री है, तो भारत को तो एक काउंट कर ही लीजिए। बे ऑफ बंगाल यानी कि इसकी फुल फॉर्म से हम रिलेट करें तो बे ऑफ बंगाल के आसपास आने वाली कंट्री सभी इसमें आप ऐड कर लीजिए। तो एक तो इंडिया हो गया, इंडिया के कंधे पर बैठे 2 देश हैं जिसमें कि नेपाल और भूटान आप ऐड करें, 2 कंधे पर हो गए, 2 इसके बगल में स्थित देश हो जाएंगे। एक तो बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा म्यांमार, तो चौथा और 5वां हो गया। म्यांमार से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये है थाईलैंड की लोकेशन और लास्ट में ऐड कर लीजिए श्रीलंका। तो इसके कुल 7 मेंबर कंट्री है। चलिए इसे फिर से रिलेट करते हैं। इंडिया इसका पार्ट तो है ही यानी कि बिम्स्टेक का मेंबर है। 2 कंट्री हम रिलेट कर रहे हैं जो कि भारत के कंधे पर है, तो एक तो नेपाल हमने रिलेट किया, फिर भूटान, भूटान जिसने रिसेंटली अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। 2 बगल की कंट्री हम रिलेट कर रहे हैं जिसमें कि एक देखें हम तो बांग्लादेश है, दूसरा इसमें हो जाएगा
म्यांमार। ये हो गई आपकी 5 मेंबर कंट्री। छठवीं यदि रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगी थाईलैंड, और लास्ट में यदि हम देखें तो भारत के नक्शे में नीचे आप देख सकते हैं श्रीलंका की लोकेशन, जो कि इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई, ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर, और इम्पोर्टेंट मार्क करें इंद्रमणि पांडे का नाम, क्योंकि ये भी इसी साल बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इवेंट एंड समिट की बात की ही जा रही है तो इस साल जो ब्रिक्स समिट है ये होस्ट करने जा रहा है रसिया का कजान शहर। अभी जुलाई के महीने से ही आपके शुरू होने हैं समर ओलंपिक, जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा। इसमें ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर बने हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंता शरत कमल आप कह सकते हैं, और फिर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। वॉशिंगटन में अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि भारत नाटो का मेंबर नहीं है। इसमें 32 मेंबर कंट्री है, जो 32वां मेंबर कंट्री है ये है यूरोपियन कंट्री स्वीडन। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना किस देश में एक्सरसाइज जिसका नाम है पिच ब्लैक 24 इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो इसका आयोजन किया जाना है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, कहने का मतलब है कि हर 2 साल में इस एक्सरसाइज का आयोजन होता है। अभी 2 दिन पहले से इसकी शुरुआत हुई है, 12 जुलाई से 2 अगस्त तक ये चलेगा। तो इस साल का जो एडिशन है ये पिच ब्लैक के 43 साल लंबे इतिहास को बताता है, यानी कि 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 20 देशों की भागीदारी शामिल है। इसमें 140 से अधिक विमान और विभिन्न वायु सेनाओं के 4,400 सैन्य कर्मी शामिल होने जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का सुखोई MKI F-35, 22, 18 और 15, इसके अलावा ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमान इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है दिल्ली में मुख्यालय, और विवेक राम चौधरी वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। अभी यदि आप रिलेट करेंगे तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज की मेजबानी अभी हाल ही में अमेरिका में की गई। हालांकि भारत की अमेरिका के साथ होने वाली एक्सरसाइज में युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप आप रिलेट कर सकते हैं, तरकश भी जिसमें शामिल है। मैत्री एक्सरसाइज भारत की थाईलैंड के साथ होती है। और यदि आप रिलेट करें तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है शक्ति, जिसका आयोजन मई 2024 में मेघालय के उमरोई में किया गया था, जिसका 7वां एडिशन रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2024-25 के कार्यकाल के लिए NBDA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रजत शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इनका कार्यकाल तो था, इसमें एक और कार्यकाल के लिए ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। NBDA भारत में समाचार प्रसारकों और डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क शामिल हैं। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने MCQ फॉर्मेट में ऐड कर दी है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBDA, तो ये हो जाएगी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ठीक है। अब यहाँ पर पत्रकारिता की बात की जा रही है तो आप रिलेट करेंगे रवीश कुमार का नाम। ये NDTV के संपादक थे, फिर NDTV जब से अडानी ग्रुप के हाथ में आई इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 2019 में एशिया का नोबल कहा जाने वाला जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इन्होंने ही जीता है। रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा ठाकुर, इन दोनों का नाम इस साल चर्चे में था। ये भी आप पत्रकारिता से रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अवार्ड है जिसका नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस साल का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा ठाकुर ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में जो शंकर नारायण है ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट बने हैं। दिल्ली में ये जो आर्मी हॉस्पिटल है ये सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण जो हेल्थ फैसिलिटी है, आप कह सकते हैं स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में से एक है। ये विभिन्न स्थितियों के लिए पूरे देश से रेफरल प्रदान करता है, और इसी के प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। यदि आप ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो भारतीय सेना के जो प्रमुख बनाए गए हैं ये भी हाल ही में जून लास्ट में बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी, जबकि उप प्रमुख के रूप में NS राजा सुब्रमणी की नियुक्ति की गई है। जबकि गौतम गंभीर जो है ना ये भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। मैं मेंस कैटेगरी में बात कर रही हूँ, और इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। सवाल नंबर 8वां है, 16 वर्ष की आयु में यूरो में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं। देखिए यूरो ये भी एक फुटबॉल का ही टूर्नामेंट है। इसमें जो लामिन यामल है ये 16 वर्ष की आयु में यूरो में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। तो यामिन यामल ने यूरोपीय चैंपियनशिप 24 के सेमीफाइनल में स्पेन के लिए एक शानदार गोल किया, जिसके कारण
9 जुलाई 2024 को फ्रांस पर 2-1 से इसने जीत भी हासिल करी थी। ऑप्शन के थ्रू कुछ फुटबॉलर्स के नाम यदि आप रिलेट करें तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं किलियन एम्बाप्पे, प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यदि मैं बात करूं तो जो लियोनल मेसी है ये है अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर। 2022 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि होस्ट किया गया था किसके द्वारा, कतर के द्वारा, इन्हीं की कैप्टनसी में अर्जेंटीना विजेता रहा था। फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी भी इन्हें चुना गया है, जबकि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर ये हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सवाल नंबर 9 है, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसके अनुसार जनरेटिव एआई यानी कि जेन एआई इनोवेशन यानी कि नवाचारों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो भारत को इसमें 7वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर थोड़ी डिटेल मैंने ऐड कर रखी है कि बीते 10 सालों में यानी कि 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ पेटेंट, पेटेंट का क्या मतलब हुआ, देखिए एक ऐसा कानूनी अधिकार आप कह सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को किसी विशेष उत्पाद या प्रोडक्ट की खोज के लिए या किसी इनोवेशन के लिए प्रदान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि नाइकी के शूज आपने देखे हो तो उसमें जो ऐसा लोगो बना हुआ होता है, ऐसे राइट का टिक होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस लोगो पर, इस निशान पर केवल नाइकी कंपनी का ही पेटेंट है। हालांकि मार्केट में यदि देखा जाए तो इसकी कॉपीज होते रहती है, लेकिन ओरिजिनल पेटेंट, ओरिजिनल इस पर कॉपीराइट ये नाइकी का ही है। तो जो रिपोर्ट रिलीज की गई है अभी हाल ही में किसके द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, इसके अनुसार सबसे अधिक चाइना में, फिर अमेरिका, फिर कोरिया गणराज्य और इसके बाद जापान, ये इस रिपोर्ट में टॉप पर है। हालांकि आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, डिटेल भले ही मैंने मेंशन कर दी है। इसमें भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। सवाल नंबर है 10वां, आरबीआई ने रिपोर्ट रिलीज की जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर ये कितने होने का अनुमान बताया गया है, तो ये 6% होने का अनुमान बताया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.2% की तुलना में जो ये वाला साल है 2024 का, इसमें भारत की रोजगार वृद्धि ये बढ़ी है, बढ़ करके 6% हुई है। अब ये तो देखिए करंट अफेयर में ये जो फैक्ट्स आते हैं, जो डेटा आता है, वो हमारा काम है पढ़ाने का। आरबीआई ने रिपोर्ट रिलीज की है कि बेरोजगारी या आप कह सकते हैं रोजगार ज्यादा प्रदान किया गया है, रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है और ये 6% इसने बताया है। लेकिन रियलिटी क्या है, कितने रोजगार मिले हैं, किस फील्ड में मिले हैं, ये आप लोगों को भी मालूम है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में 4.67 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुई है। अब कहाँ सृजित हुई हैं ये भी इन्हें बताना चाहिए, इसके आंकड़े नहीं है, जिससे देश में कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या 64.33 करोड़ इसने बताई है। अब रिपोर्ट है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, 1 अप्रैल 1935 को इस स्थापना की गई थी। तो फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके हो जाएंगे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जुलाई महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई जो कि बिलोंग करती है पाकिस्तान से, और जो यूनाइटेड नेशंस है ना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 में महिला शिक्षा की वकालत करने वाली जो युवा महिला है मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए इन्हीं के जन्मदिन को मलाला डे के रूप में घोषित किया था। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक बन गई कब, जब तालिबानियों ने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, वो घर पर रहे, एजुकेशन उनके लिए नहीं है। तो प्रतिबंधों के बावजूद यानी कि इनका विरोध करते नजर आई थी, बाद में इन पर गोली भी चलाई गई थी, बाद में बच भी गई थी। तो दिसंबर 2014 में 17 साल की उम्र में, आप कह सकते हैं सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज पाने वाली ये विजेता हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और इसी 2014 में ना भारत में जो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है, नाम क्या है, कैलाश सत्यार्थी, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था। मैं आपको बता दूं 2015 में इन्हीं के नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड का नाम, जिसका नाम है 316201 मलाला। और एक इंपॉर्टेंट डे जुलाई का हमने देखा है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस, फिर 1 जुलाई को जीएसटी डे, सीए डे, एसबीआई का फॉर्मेशन डे, ये सभी हमने देख रखा है। चर्चित महिलाएं 2024 की यदि हम देखें तो अभी जुलाई के ही महीने में जो सुजाता सौनिक है महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव बनी है, पहली महिला मुख्य सचिव। जुलाई 2024 में ही महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी शेफाली वर्मा।
एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज है स्नेह राणा। जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रिव्स बनी है। और जून 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता। और जो नई मंत्रिमंडल बनी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय मिला है अन्नपूर्णा देवी को। मैंने कल आपसे पूछा था यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, जिसका आंसर था रेचल रिव्स। आज का सवाल है आपका, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं। ये लेबर पार्टी के है, डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।